हमारी ये एसएपी की पहले वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कुछ बेसिक इनिशियल सेटिंग्स और देखेंगे कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो एक दफ़ा हमारी कंपनी जब एसएपी पे क्रिएट हो जाती है तो उसके बाद हमारा गोल क्या होता है कि हम जल्द से जल्द अपनी जो डे टू डे ट्रांजैक्शन है एसएपी पे पोस्ट करना शुरू कर दें। लेकिन जब कंपनी क्रिएशन के बाद हम फ़ौरन उस तरफ नहीं जा सकते, उसके लिए हमें पहले कुछ इनिशियल सेटिंग्स करनी पड़ेंगी जो कि हमें एनेबल करेगा कि हम अपने ओपनिंग बैलेंसेस भी उसमें पुट कर सकें और उसके बाद डे टू डे ट्रांजैक्शंस भी उसमें हम एसएपी में पुट कर सकें। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि बेसिक इनिशियलाइजेशन कैसे करनी है एसएपी पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कंपनी जो न्यू क्रिएट करनी है वो आप कैसे करोगे। एडमिन में जाओगे और यहाँ से चूज़ कंपनी करोगे, ठीक है जी। यहाँ से अगर आपने पहले क्रिएट की होंगी कंपनीज़ तो उसकी लिस्ट आपके सामने आ रही होगी। अगर आपके पास जितनी ऑलरेडी क्रिएट हैं कंपनीज़ उनकी आपको यहाँ पे लिस्ट आ रही है। अगर आप न्यूली आप इस पे काम कर रहे हो तो आपने यहाँ से न्यू कंपनी बना लेनी है। तो आपने इधर इसको न्यू करोगे। पासवर्ड इसका आपने लगाना है 1234, वही जो आपकी वीएम का पासवर्ड है। अच्छा, यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम दोगे, जो भी आपकी कंपनी है। मैं कहता हूँ एबीसी ट्रेडर्स के नाम से कुछ भी करके। डेटाबेस नाम में आपने याद रखना है कि इसमें कंपनी का नाम ही होगा, लेकिन इसमें हम स्पेस हमें अलाउ नहीं है, हम स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है जी। तो एबीसी मैं कहूँगा अंडरस्कोर 2016 या 2018 करके कुछ में उसका कंपनी का डेटाबेस नाम से आपका वो सेव होता है इस पर। अच्छा, इसके बाद जो आपने लोकल सेटिंग्स में आना है वो आपने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की लोकल सेटिंग्स उठानी है। अच्छा, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। नंबर वन इज़ यूएस चार्ट ऑफ अकाउंट्स और नंबर टू इज़ यूज़र डिफाइन। अगर आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स का आइडिया नहीं है तो मैं आपको बताता चलूँ कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं एक लिस्ट ऑफ लेजर्स, कंपनीज़ के पॉसिबल कौन कौन से उसने अकाउंट ओपन करना है जिनमें वो ट्रांजैक्शन पोस्ट करे आपकी। तो अगर आप यहाँ से यूएस चार्ट ऑफ अकाउंट्स ओपन करोगे तो जब ये कंपनी आप क्रिएट कर लोगे और वापस अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को देखोगे तो उसमें प्री डिफाइंड चार्ट ऑफ अकाउंट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप मतलब पहले से बने बनाए होंगे, आप उसको फिर अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास यूज़र डिफ़ाइन है तो यूज़र डिफ़ाइन का मतलब ही होगा कि आप खुद से क्रिएट करने जा रहे हो चार्ट ऑफ अकाउंट्स को। तो खुद से क्रिएट करोगे तो इसका मतलब है चार्ट ऑफ अकाउंट्स में कुछ भी नहीं अकाउंट्स शो हो रहे होंगे, आपको स्क्रैच से सारे अकाउंट्स खुद से क्रिएट करना होंगे। तो हम लेटर ऑन स्टेजेस में जब हम अपना कोर्स के अगली वीडियोस हम बनाएंगे तो इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि यूज़र डिफ़ाइन कैसे हम बना सकते हैं। तो लेकिन अभी के लिए हम सिंपल रखते हुए चीज़ों को यूएस चार्ट ऑफ अकाउंट्स को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। बेसिक लैंग्वेज आपकी इंग्लिश ही होगी। पोस्टिंग पीरियड आपके जब आता है यहाँ पे तो यहाँ आपको पोस्टिंग पीरियड से रेलेवेंट कुछ इन्फॉर्मेशन एसएपी को देनी होगी। पोस्टिंग पीरियड आप सिंपल वर्ड्स में कह लो कि आप एसएपी को बता रहे हो कि आप अपने बिजनेस को रिपोर्टिंग पर्पस के लिए किस टाइम पीरियड में डिवाइड करने जा रहे हो, ठीक है जी। अपनी रिपोर्टिंग किस टाइम पीरियड के लिए देखोगे, मोस्टली आपका फाइनेंशियल ईयर या टैक्स ईयर जिसको बोलते हैं वो है। तो आपको मैं 2016 यहाँ पे बताता हूँ कि पीरियड नेम भी रखना है, पीरियड कोड भी होगा। सब पीरियड आपका मंथली होगा। अगर आप मंथली रखेंगे, क्योंकि आपको पता है दो किस्म के अकाउंट्स होते हैं, एक मैनेजमेंट अकाउंट होती है, एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मोस्टली मंथली बेसिस पे प्रिपेयर हो रही होती है इंटरनल यूज़ के लिए फॉर डिसीजन मेकिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद, जैसे कि साल के बाद आप पब्लिश करते हो। तो अगर आप मंथली रखोगे तो इसमें आप मंथली प्रिपेयर कर सकते हो। तो जैसे ही मैं मंथली करूँगा उसने नंबर ऑफ़ पीरियड्स 12 कर दिए। अच्छा, पीरियड स्टेटस यहाँ पे अनलॉक्ड ही होगा बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन कंपनी क्रिएट करने के बाद मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा कि ये पीरियड स्टेटस और कौन कौन से हो सकते हैं, उनका मतलब क्या है, वो कब यूज़ होने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जब क्रिएट हो जाए एक दफ़ा हमारी कंपनी से देखेंगे। ये करके आपने कंटिन्यू कर देना है और जस्ट ओके कर देना है। इससे आपकी क्या होगी, कंपनी 5 से 10 मिनट लगेंगे, लोडिंग करके आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। अच्छा,
तो आपने अपनी कंपनी क्रिएट कर ली और आप इस विंडो पे आ गए। ठीक है जी, अब आपकी बिल्कुल स्क्रैच से कंपनी है, कुछ भी इस पे काम नहीं किया हुआ। अब देखो एक जो ओनर है जो SAP इम्प्लीमेंट करवाता है, उसका क्या मोटिव होता है कि यार मैंने अब इम्प्लीमेंट करा दिया, अब जल्द से जल्द मैं अपना जो पहले अगर वो एक्सेल पे कर रहा है, टैली पे कर रहा है, क्विक बुक्स पे कर रहा है या किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, मैं उसका जितना डाटा है SAP पे शिफ्ट करूँ और फिर अपनी डे टू डे ट्रांजेक्शन इसमें स्टार्ट कर दूँ। तो अच्छा, अब हमारा भी यही गोल है कि हम यार अपने जितना भी डाटा इस पर मूव करें, लेकिन उससे पहले हमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। अच्छा, उससे पहले हम अपनी जो पहली सेटिंग देखेंगे उसको मैं बोलता हूँ कि वो जनरल सेटिंग है, कि मतलब फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, आपने अपना डिस्प्ले कैसे रखना है। तो उसके लिए मैं जाऊँगा एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम इनिशियलाइजेशन और जनरल सेटिंग्स। एडमिन, सिस्टम इनिशियलाइजेशन और जनरल सेटिंग, इस पे आपको देख रहे हो ऊपर यहाँ पे मुख्तलिफ टैब्स आपको शो हो रहे हैं। ये टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इनके हम बारे में जानना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अभी हमारा जो कंसर्न टैब है वो डिस्प्ले से रिलेटेड है। यहाँ पे स्किन स्टाइल जो मैं रखूँगा वो सैप सिग्नेचर डिज़ाइन रखूँगा। डेट फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हो कि अगर आप डेट मंथ और ईयर में नहीं करते, मंथ डेट ईयर है तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फ़ॉन्ट मैं कहता हूँ कि यहाँ पे टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हो, स्टाइल भी और साइज़ भी। तो मैं कहता हूँ यार थोड़ा सा इसका मैं साइज़ बड़ा करूँ, तो 12 पे रख के मैंने इसको अपडेट करना है। अच्छा, SAP पे कोई चीज़ का आपने उसको सेव करना है तो दो ऑप्शन है, या तो एंटर प्रेस करोगे या आप नीचे जाके स्क्रॉल डाउन करके विंडो में अपडेट का ऑप्शन करोगे, तो दोनों चीज़ें आपका उसको अपडेट करेगा। तो ये देखें, अब थोड़ी सी इसकी जो मतलब इसका लेआउट है थोड़ा सा ज़्यादा प्रेजेंटेबल हो गया। तो अब हमने जो पहला काम करना था, इसकी जनरल सेटिंग्स थी, वो हमने देख ली। अच्छा, अब हम आते हैं अपने सेटअप्स की तरफ। अच्छा, इन सेटअप्स को मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल सेटअप्स। आपने दिमाग में यही बात रखनी है कि ओपनिंग बैलेंसेस पुट करने और डे टू डे ट्रांजैक्शन की तरफ हमने जाना है, तो उसके लिए हम सेटअप कर रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपने फाइनेंशियल सेटअप्स को। तो नंबर 1 जो हमारा बेसिक इनिशियलाइजेशन में ही है, उसमें हम फाइनेंशियल सेटअप पढ़ लें। तो नंबर 1 हमारा जो सेटअप होगा, फाइनेंशियल सेटअप जिसको मैं बोलता हूँ, वो आप अपनी करेंसी को डिफ़ाइन करोगे। अब देखो, आपने जो लोकल सेटिंग्स उठाई थी वो US की उठाई थी, तो नेचुरली आपकी जो करेंसी शो हो रही होगी वो डॉलर्स में होगी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में काम कर रहे हो, आप किसी दूसरी कंट्री में काम कर रहे हो, किसी और रीजन में काम कर रहे हो, तो उसके लिए तो आपको अपनी जो लोकल करेंसी है वो डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। अच्छा, करेंसी डिफ़ाइन करने के दो तरीके हैं, ठीक है जी। एक है आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाओ, सिस्टम इनिशियलाइजेशन में जाओ, कंपनी डिटेल्स में जाओ, यहाँ पे करेंसीज शो हो रही होती हैं, तो आप करके डिफ़ाइन न्यू कर सकते हो। लेकिन ये कोई इतना अच्छा इसका प्रोसीजर नहीं माना जाता, हमें जो एग्जैक्ट इसका तरीका है जहाँ से हमने सेट करना है वो देखना पड़ेगा। तो एडमिन से जाता हूँ, सेटअप्स, फाइनेंशियल्स और यहाँ से करेंसी, ठीक है जी। जो आपके मॉड्यूल यहाँ पे शो हो रहे हैं वही यहाँ पे ऊपर भी शो होंगे मॉड्यूल्स में। तो एडमिन, सेटअप्स, फाइनेंशियल्स और यहाँ से आप करेंसीज़ को कर लोगे। तो ये देखो, करेंसीज़ की आपके पास पहले 3 करेंसीज SCP में बाय डिफ़ॉल्ट आ रही होती हैं। आपने अब अपनी करेंसी डिफ़ाइन करनी, जैसे मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ तो PKR, पाकिस्तान रुपी, ठीक है जी। ऊपर से देखे मैं बस इसको कॉपी पेस्ट करता जा रहा हूँ कि यार जैसे वो ऊपर वाली डिफ़ाइन हुई है, इसी तरह मैं जस्ट उसी पैटर्न पे अपने करेंसी को डिफ़ाइन करता जा रहा हूँ। पाकिस्तान रुपी। अच्छा, 100 करेंसी जैसे सेंट है, यूरो है, इसका होगा हमारा पाकिस्तानी रुपी का क्या होता है जी, इसका होता है जी पैसा। ये कर दिया। फिर आपने पाकिस्तानी रुपी की फुल फॉर्म करनी, कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हो टाइम सेव करने के लिए। यहाँ पे फिर आपने पैसा लिखना है तो पैसा कर दिया। फिर आपने यहाँ से क्या करोगे, पाकिस्तानी रुपी चूज़ करोगे। तो मैं PKR लिखता हूँ तो वो मुझे सबसे ऊपर PKR कर। दैट्स इट जी। अपना करेंसीज को डिफ़ाइन करने का बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, वो हमने देख लिया। इसको अपडेट करोगे तो अब आपकी जो ऑलरेडी बनी हुई करेंसीज हैं उसी में ये शो होना शुरू होगी। इसका मतलब है अब आपके SAP के अंदर पाकिस्तानी रुपी भी एज अ करेंसी आपने बना दी है। अच्छा, ये फाइनेंशियल सेटअप का काम था करेंसी के हवाले से। इसमें मैं इसको कैटेगराइज करता हूँ दो चीज़ों में। नंबर 1 जो होगी आपकी करेंसी को बनाना है, जिसको हमने डिफ़ाइन करना बोला कि जब जैसे मैंने अभी करके दिखाया। नंबर 2 है हमने इस करेंसी को एज अ करेंसी, सिस्टम करेंसी, लोकल करेंसी सेटअप करना है।
अच्छा, ये जो दूसरा काम है ना, इसमें आपको बताता चलूँ, एसएपी में तीन तरह की करेंसीज होती हैं। कौन कौन सी जी? सिस्टम करेंसी, लोकल करेंसी और फॉरेन करेंसी। अच्छा, सिस्टम करेंसी, फॉरेन करेंसी और लोकल करेंसी, एससी, एफसी और एलसी। अब एक एक करके देख लेते हैं कि इन तीनों से क्या मुराद है। सिस्टम करेंसी आपकी बेसिकली वो करेंसी होगी जिसमें आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स बने होंगे, जो आपकी लेजर्स की करेंसी होगी, या दूसरे लफ्ज़ों में बोलूँ कि जिसकी आपने रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, एक कंपनी है वो यूएस बेस्ड है, उसका बिजनेसेस दूसरे एशिया के रीजन में है, तो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको रिपोर्टिंग वो लोकल करेंसी में थोड़ी दिखाएगी कि हमारा पाकिस्तानी रुपये में इतना प्रॉफिट आ रहा है, इतने हमारे एसेट्स की ये पोजीशन है। नहीं, वो उस मुल्क की करेंसी यानी कि अपने डॉलर्स में ही अपनी रिपोर्टिंग दिखाएगी। तो ये होती है जी सिस्टम करेंसी, जिसमें आप अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे होते हैं, या जिसमें आप अपने लेजर्स को मेंटेन कर रहे होते हो, या दूसरे लफ्ज़ों में बोलूँ कि जिसमें आप अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हो। तो अल्टीमेटली देखो ना, चार्ट ऑफ अकाउंट्स ही लेजर होते हैं, लेजर्स की ही रिपोर्टिंग होती है एट द एंड, ये यूज़ और होते हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो जिसकी आपने रिपोर्टिंग करनी है वो सिस्टम करेंसी होगी है। फिर आपकी होती है लोकल करेंसी, जिस एरिया में आप ऑपरेट कर रहे होते हो। ठीक है जी, मोस्टली सिस्टम करेंसी और लोकल करेंसी सेम होती हैं, लेकिन सेम नहीं भी हो सकती। एक यूएस की कंपनी है, वो पाकिस्तान में काम कर रही है, तो लोकली जिस में वो ऑपरेशन कर रही है तो वो पाकिस्तानी रुपी है, तो इसमें लोकल करेंसी इसकी एलसी जो है वो पाकिस्तानी रुपी होती है। लास्ट में आपकी फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी एफसी, ये होती है आपके बिजनेस पार्टनर्स की करेंसी। बिजनेस पार्टनर्स होते हैं आपके, एसएपी की टर्मिनोलॉजी है ये। बिजनेस पार्टनर्स होते हैं कस्टमर और वेंडर्स। तो कस्टमर और वेंडर्स की जो आपकी करेंसी होगी फॉरेन करेंसी, मतलब आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, आप अपनी कंट्री से आउटसाइड बिजनेस करते हो, तो जो सेल और परचेज करोगे अपने वेंडर्स और कस्टमर से, वो आप दूसरी करेंसी के उसके साथ डील कर रहे होते हो। तो आपके जो बिजनेस पार्टनर्स यानी कस्टमर और वेंडर्स की जो करेंसी होगी उसको मैं बोलता हूँ ये मेरी फॉरेन करेंसी है। तो तीन तरह की करेंसी है। तो करेंसी में दो चीज़ें हमने देखनी है, नंबर वन उसको डिफाइन करना है, नंबर टू उसको सेट भी करना है कि अब मैंने एसएपी को ये तो बताना है कि यार मेरी सिस्टम करेंसी कौन सी है, लोकल करेंसी कौन सी है। तो उसको बताने के लिए हम वापस आएंगे अपने सेटअप से। तो एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम इनिशियलाइजेशन और यहाँ पे कंपनी डिटेल्स में आऊँगा। तो आप यहाँ से तीन टैब हैं, बेसिक इनिशियलाइजेशन टैब में आओगे। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स तो ऑलरेडी हमने उसको बता दिया था कि यूएस चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैं। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो अभी भी चेंज कर सकते हो, लेकिन एक दफ़ा आपने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स का ओपनिंग बैलेंसेस किसी के पुट कर दिए तो फिर ये एडिटेबल नहीं रहेगी। तो अभी तक आपके पास ये ऑप्शन एडिटेबल है, अदरवाइज़ फिर इसने एडिटेबल नहीं रहना। अच्छा, लोकल करेंसी मैं कहूँगा कि मेरी अब पाकिस्तानी रुपी है, सिस्टम करेंसी भी मेरे पास पाकिस्तानी रुपी है। जैसे मैंने आपको बताया था, इन जनरली मोस्ट केसेस में आपकी सिस्टम और लोकल करेंसी सेम रहती हैं। अच्छा, फिर आपके पास बात आती है डिफ़ॉल्ट अकाउंट करेंसीज़ में। तो आपने इसको ऑल करेंसीज़ में रखना है, ठीक है जी, ताकि आप फ्यूचर में किसी कैसे, अगर आपने अपनी कंट्री में ही एक फॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट ओपन करवाया तो उसकी करेंसी आप लोकल करेंसी थोड़ी रख सकते हो, आपको उसको डॉलर्स में शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप ऑल करेंसीज रखते हो तो फ्यूचर में फिर आप एनेबल होगे कि आप उसको चेंज कर सके, पाकिस्तानी रुपी से आप उसके डॉलर्स कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये हमारी करेंसी से रिलेटेड है। बाकी ये कुछ और सेटिंग्स हैं, जब हम फ्यूचर में इनके टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसके साथ मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे रेलेवेंट अभी बेसिक इनिशियलाइजेशन में ये थी। तो हमने पाकिस्तानी रुपी डिफाइन भी कर दी जाके, और इधर आके उसको एज ए सिस्टम और लोकल करेंसी सेटअप भी कर दिया, एंटर कर दिया। तो ग्रीन हमें ये सिग्नल दे रहा है कि आपने काम ठीक किया। तो ये मेरी पहला सेटअप था जी, फाइनेंशियल सेटअप जो मैं कह रहा हूँ, उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया करेंसीज को। उसके आगे मेरे दो सेक्शन थे, ए बी, डिफाइन करना और उसको सेट करना एज ए सिस्टम करेंसी। नंबर टू, अच्छा अब नंबर टू की बारी आएगी चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके। तो चार्ट ऑफ अकाउंट जैसे कि मैंने बताया था, लिस्ट ऑफ आपके जो आइटम्स होते हैं, तो फाइनेंशियल्स में जाके शो हो रहे होते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पे आपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को देखना है। अच्छा, आपके पास एसएपी में चार्ट ऑफ अकाउंट्स के मुख्तलिफ ड्रार्स बने होते हैं। इस एसेट की जो ड्रार्स में पड़े होंगे वो सारे एसेट के ड्रार्स के एसेट के अकाउंट होंगे, ठीक है। इसके बाद लायबिलिटी में सारे लायबिलिटी के, इक्विटी के, रेवेन्यू के, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के सारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे अकाउंट शो हो रहे होंगे। अच्छा, अब एक यूनिवर्सल कोडिंग रूल है अकाउंट्स का, चार्ट ऑफ अकाउंट्स का, कि आपके एसेट जितने होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं उनकी कोडिंग। तो ये आप देख रहे होंगे 1 से, लायबिलिटी 2 से शुरू होती है, इक्विटी 3 से स्टार्ट होती है, रेवेन्यू 4 से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 से, एक्सपेंस 6 से, एंड सो ऑन।
तो ये यूनिवर्सल जो कोडिंग है चार्ट ऑफ अकाउंट्स को, उसको इन्होंने फॉलो करते हुए अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छा, अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने यूएस के चार्ट ऑफ अकाउंट्स उठाए हैं, तो इसका मतलब है कि लेकिन मैं तो ऑपरेट कर रहा हूँ पाकिस्तान में, तो मेरे तो बैंक के कुछ नाम होंगे जो यहाँ पे तो अपीयर होंगे नहीं, ये तो उनके बैंक के बता रहा होगा। तो जैसे मेरे बैंक्स हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, मेरा बैंक है एमसीबी, एचबीएल, यूबीएल, कुछ भी हैं। अगर आप दुबई में हो तो बैंक ऑफ दुबई का है, दूसरे आपके कुछ बैंक्स हो सकते हैं जो कि आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं हो रहा है। इसी तरह आपके पास एक्सपेंस हैं जो आप कहते हो कि यार मेरे तो एक्सपेंस इस एक्सपेंस से डिफरेंट है मेरी कंपनीज के, यहाँ पे जो शो हो रहे हैं ये भी हो सकते हैं लेकिन इसके अलावा भी हैं, तो वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो अब हमने करना क्या है, अब इसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स। हमने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को कस्टमाइज़ करना है। कस्टमाइज का मतलब कि जो एक स्टैंडर्ड चीज़ है उसको हमने अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करना है ताकि हम अपने बिजनेस में उसको यूज़ कर सकते हैं नेचुरली, ठीक है ना। तो अब हम उसका दूसरा हमारा काम क्या है जी, कस्टमाइजेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है जी। कस्टमाइजेशन हमने करनी है चार्ट ऑफ अकाउंट्स एज पर आवर कंपनी या एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो आपका सबसे पहले जो प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 1 होगा। हम इसी के अकॉर्डिंगली पहले अपनी जितने भी बेसिकली ये एक वार्म अप होता है पूरे एसएपी का, कि इसमें मैंने कोशिश की है कि जितने हमारे एक कंपनी को पॉसिबल ट्रांजैक्शन आ सकती हैं ना सामने, तो वो हमने ट्रांजैक्शन को इसमें डाला है। तो जब हम इसको कर लेंगे तो हर एक मॉड्यूल की थोड़ी थोड़ी हमें समझ आना शुरू हो जाएगी। फिर इसके बाद हम एक एक टॉपिक करके फिक्स एसेट का जो भी हमने स्ट्रक्चर में डिस्कस किए हुए वो करना शुरू कर दें। तो प्रोजेक्ट 1 के ज़रिए हम बेसिक इनिशियलाइजेशन सेटिंग करेंगे, इसके ज़रिए हम आइटम मास्टर क्रिएट करेंगे, इसी के ज़रिए हम ट्रांजैक्शन करेंगे। तो ये हमारा जब बेसिक इनिशियलाइजेशन भी जो हमारा नंबर 1 कोर्स स्ट्रक्चर में है वो भी इसमें कवर हो जाएगा। आपका मास्टर डाटा, डिफाइनिंग मास्टर डाटा, वो भी इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसको हमने करना। अब आपने समझना है कि आपकी कंपनी ये पे है जहाँ पे आपने इसको अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करना है। इसके चार्ट ऑफ अकाउंट्स ये आपके अकाउंट्स ये हैं, ठीक है जी, और लेकिन एसएपी में ये वाले अकाउंट्स हैं। तो आपने जो ये अकाउंट यहाँ पे शो हो रहे हैं इनको ऐसा ही बनाना है जैसे यहाँ पे अकाउंट शो हो रहा है। मतलब आपकी कंपनी जो है उनके लेजर्स वगैरह यहाँ पे हैं, ऐसे ही आपने यहाँ पे बनाना है। तो एक एक करके हमने देखना पड़ेगा, इसी को बोलेंगे हम कस्टमाइजेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो ये जब हम अपना प्रोजेक्ट शुरू करेंगे उसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आपने कैसे करना है, मतलब एक्चुअली में हम करेंगे। इधर हम सीख रहे हैं कस्टमाइजेशन के चेंज कैसे करते हैं। तो अभी हम एक दो एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि हम कस्टमाइज़ कैसे करते हैं। तो देखिए जी, दो ही तरीके हैं कस्टमाइज़ करने के। नंबर 1 कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट को मैं एडिट कर दूं, और नंबर 2 मैं इसको इसके नीचे एक नया अकाउंट बना दूं, ठीक है जी। दो तरीके हैं। कस्टमाइजेशन क्या होती है कि ऑलरेडी क्रिएटेड अकाउंट को एडिट कर दूं या उसी के अंडर में एक न्यू अकाउंट बना दूं सेविंग और पेरोल के दरमियान। तो लेट्स से कि मैंने बैंक ऑफ दुबई का एक अकाउंट बनाना है, तो दोनों तरीक़ों से हम देख लेते हैं। अगर तो मैं अपने नंबर 1 तरीके पे जाता हूँ कि एडिट करना है, तो इसको मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको इधर से चेक करके अपना चेंज कर दूँगा बैंक ऑफ दुबई। दूसरी चीज़ मैं क्या करूँगा, करेंसी यहाँ से ऑल करेंसीज करूँगा और ये पीकेआर में शिफ्ट हो जाएगी। तो अब मेरी मतलब अगर आप बैंक ऑफ दुबई में है तो वहाँ के तो आप अपने दिरहम्स वगैरह जो बनाई होगी उसमें, फ़िलहाल मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इसकी ब्रांच को पाकिस्तान में है तो उसकी हमने करेंसीज पीकेआर में सेट की हुई है। तो इसको मैं करके चेंज कर दूँगा, ऐड किया। ऐड करने से अब जो कैश एट बैंक पेरोल है इसका नाम चेंज हो के क्या हो जाएगा, बैंक ऑफ दुबई। तो ये देखें हो गया जी कैश। अच्छा जी, तो ये मेरा पहला तरीका था अपने। अब देखो कस्टमाइजेशन की तरफ जा रहा हूँ मैं, चार्ट ऑफ स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट्स को अपनी कंपनी के जो अकाउंट्स हैं उसकी तरह बना रहा हूँ, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 था कि हमने इसके नीचे एक अकाउंट ऐड करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए प्रेस करूँगा तो ऐड कर देगा, या ऊपर यहाँ पे मुझे आइकन भी आ रहा है ऐड का, तो दोनों में से कोई ऑप्शन करूँगा। ऐड करूँ या कंट्रोल ए प्रेस करूँ तो मेरे पास ये देखा इसको। अच्छा, जिसके नीचे आपने क्रिएट करना है उसको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद ऐड प्रेस करोगे, ठीक है जी। तो ये देखो अब ये आपके पास एडिटेबल फील्ड होती है। अच्छा, अब इसके बाद हमारा तीसरा सेटअप है सेगमेंटेशंस का जो यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो इसके बाद हमने उधर ही मूव करना है।
तो अभी हम कस्टमाइजेशन की तरफ हैं। तो इसमें ये जो आपके पास यहाँ पे शो हो रही है इसको बोलते हैं नेचुरल अकाउंट। ये जो 01 से पहले के फिगर्स हैं सारी, इनको बोलते हैं मेरा नेचुरल अकाउंट है। इसके बाद जितनी ये तीन है ना, ये शायद होगा रीजन, डिवीजन, डिपार्टमेंट करके ना कुछ हमारे ये सेगमेंट्स बने होंगे। तो इसके बाद हमने यही देखना है कि सेगमेंट्स कैसे डिफाइन करते हैं। अभी हम इसी बेस पे बना देते हैं। एक चीज़ याद रखनी है कि कोड हमारा डिफरेंट होना चाहिए, तो यूनिक होना चाहिए। 1121 है तो मैं देखूंगा कि यार इसमें और कौन सा मिसिंग है। 1124 मिसिंग है जी, तो मैं कहता हूँ 1124 जस्ट आगे वही। अब इसमें आपने 01 लगाना है, जैसे वो है 001 लगाना है और फिर 01। इनसे क्या मुराद है 01 001, हम नेक्स्ट सीखेंगे कि क्या है। अच्छा, इधर मैं अब अपना चाह रहा हूँ कि यार मैं अपना कोई दूसरा बैंक बना दूँ, तो मैं कहता हूँ जी मेरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये करके ऑल करेंसी पीकेआर करके इसको चेंज कर दो। तो ये देखो अब बैंक ऑफ दुबई के नीचे आपका स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक बन चुका है। तो ये आपकी इनिशियल सेटिंग थी जी, कस्टमाइजेशन। इसी तरह आपका लैंड इम्प्रूवमेंट होगा, लैंड एंड बिल्डिंग आपका शो हो रहा होगा। अपने देखे ना, आप अपने अकाउंट का नाम लैंड एंड बिल्डिंग रखते हैं, वहाँ पे लैंड इम्प्रूवमेंट है, तो मैं इसको इम्प्रूवमेंट काट के अपनी बिल्डिंग लगा दूंगा, लैंड इम्प्रूवमेंट काट के बिल्डिंग कर दूंगा, तो वो कस्टमाइज हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंगली। फिर अगर जो इसमें मिसिंग है, नहीं आ रहा है, तो मैं इसके नीचे क्रिएट कर दूंगा। तो जब मैं प्रोजेक्ट 1 आपको स्टार्ट कराऊंगा अपनी सेकंड वीडियो से, तो उसमें हम देखेंगे कि इसको हमने कैसे एक एक सारे अकाउंट को कैसे बनाना है। तो ठीक है जी, चार्ट ऑफ अकाउंट्स को हमने कस्टमाइज़ कर दिया। ये हमारी थी जी दूसरी सेटिंग या दूसरा सेटअप। फाइनेंशियल सेटअप पहला था करेंसी को डिफाइन करना, फिर उसको सेट करना। दूसरा था कस्टमाइजेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स, कि हमने स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट्स को अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करके बना दिए अपने। ठीक है जी। अच्छा जी, तीसरी, जैसे मैंने अभी इधर बात की कि तीसरी चीज़ है सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, सेगमेंटेशन से क्या मुराद है? सेगमेंटेशन से मतलब जैसे मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आओगे तो यहाँ पे जो शो हो रहे होंगे डिवीजन, रीजन और डिपार्टमेंट। अच्छा, अगर मैं रेवेन्यू में आऊँ तो यहाँ पे मुझे सेल्स रेवेन्यू कितने नज़र आ रही है, सेल्स रेवेन्यू डोमेस्टिक, फॉरेन। अच्छा, एक कंपनी है उसकी डिफरेंट ब्रांचेज हैं, जैसे पाकिस्तान में है तो एक लाहौर में ब्रांच है, एक कराची में, एक फैसलाबाद में, एक रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ सिटीज़ में उसकी ब्रांचेज हैं। अच्छा, अब वो चाहती है कि मैं अपना रेवेन्यू ब्रांच वाइज देखूं कि मुझे किस ब्रांच से कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो उसके लिए फिर अब देखो यहाँ पे तो डोमेस्टिक है या फॉरेन है, एक चीज़ यूज़ होगी आपके अकाउंट्स में। जब मैं एपी इनवाइस बनाऊंगा, सॉरी हमारा जो एआर इनवाइस बनेगी, तो उसमें अगर मैं सेल्स कर रहा हूँ तो वो उसका इम्पैक्ट या तो डोमेस्टिक में मैं उसका लिंक लगाया होगा या फॉरेन में। डिटर्मिनेशन, जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन बोलते हैं आप बैकएंड पे जो सेटिंग करते हैं, तो वो हमारा इससे नेक्स्ट स्टेप है जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन। तो हम देखेंगे कि हमने इसका सेटिंग कैसे की हुई है। अब जब तो सिर्फ रेवेन्यू डोमेस्टिक लगा हुआ है, तो जो मैं चाहे वो कराची से है, लाहौर से है, उसमें डालूंगा, वो डोमेस्टिक में जमा होती रहेंगी। ठीक है जी। एट द एंड मुझे इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू के कॉलम में एक फिगर आ जाएगी, लेट्स से 10 मिलियन की, तो मुझे पता है ये पूरे साल की ये मेरा रेवेन्यू है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 10 मिलियन में मुझे बताओ कि कराची का कितना कंट्रीब्यूशन था और रावलपिंडी का कितना कंट्रीब्यूशन था, तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें उसको सेग्रीगेट हमने किया ही नहीं, जब उसका इनपुट करते हुए हमने नहीं किया, तो हम अब कैसे बता सकते हैं रिपोर्टिंग में। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे पहले सेग्रीगेट करना है मुख्तलिफ। ठीक है जी, तो एक चीज़ होगी, ये हम अब करने कैसे हैं ये अलग चीज़ है। अच्छा, इसी तरह एक्सपेंस की बात करता हूँ। एक्सपेंस मेरा अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ठीक है जी, इसमें मुख्तलिफ आपके पास हेड्स शो हो रहे हैं, ये तो अच्छी बात होगी जी, हो गया। अच्छा, एक चीज़ है आपके पास टेलीफोन एक्सपेंस। अब देखो, एक कंपनी है जिसका हेड ऑफिस है, उसके मुख्तलिफ आगे से वेयर हाउसेज भी हैं, ब्रांचेस में, वहाँ पे टेलीफोन है। अब आपके पास अकाउंट्स तो एक ही डिपार्टमेंट होता है, तो वो उसके पास बिल्स आते हैं, तो वो टेलीफोन एक्सपेंस डालता है, उसको अपनी सिस्टम में बना देता है। तो एट द एंड ऑफ द ईयर क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट में टेलीफोन एक्सपेंस के अंडर एक अमाउंट शो हो रही होगी कि जी पूरे साल का हमारा 1 लाख 2 लाख करके इतना टेलीफोन। अब मैं आपसे पूछूं, अगर ऐसी सिचुएशन हो कि हर डिपार्टमेंट में अलग टेलीफोन लगाओ, हर ब्रांच में अलग लगाओ, तो मैं पूछूं कि यार अच्छा मुझे पता करना है कि ये जो नंबर है, या नंबर वाइज भी आप कर सकते हो, डिपार्टमेंट में आपने नंबर लगाए,
तो हर नंबर का मुझे पता चलना चाहिए यार इन्होंने पर्सनल कॉल्स नहीं की, या एक जो मैंने बजटेड था उसके अकॉर्डिंगली रह रहे हैं कि ये उसको बाईपास कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, अब मुझे ये तो नहीं पता चलेगा, वो तो टेलीफोन के एक्सपेंस, उसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, मुझे उसकी फाइल्स निकालनी पड़ेंगी, एक एक बिल देखना पड़ेगा। अच्छा ये इस महीने का इस ब्रांच का है, इस डिपार्टमेंट का है, तो ये अलहदा रख लो, सारे मैं एक डिपार्टमेंट के अलहदा कर लूँगा, उसमें से फिर मैं देखूंगा अच्छा यार वेरिएंस कहाँ पे आ रहा है, इसके ज़्यादा इसके। तो ये तो बड़ा कोई पुराने दौर का काम है, पुराने दौर में भी शायद ऐसा काम ना होता हो, ठीक है। तो हमने अब देखो ERP का काम ही यही है कि आपके बिजनेस के प्रोसेस को एफिशिएंट बनाना। ERP आया ही इसी वजह से है कि आपके बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करे, ठीक है जी। तो बेशक ये आपको देखो कितनी कॉस्ट पड़ता है, लेकिन ये आपका फिर जो हम एक टर्म्स यूज़ करते हैं ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये कॉस्ट बढ़ती है तो साथ में क्वालिटी भी बढ़ती है, तो क्वालिटी फिर उसको ओवरकम कर देती है जो आपकी कॉस्ट बढ़ी होती है। तो ERP बेसिकली अचीव कर रहा है बिजनेस के लिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो कॉस्ट तो इसकी अच्छी खासी होती है, लेकिन ये आपके जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इतना इम्प्रूव कर देता है कि उसका आपको आउटपुट इतना आ जाता है कि आपने जो इनिशियल कॉस्ट लगाई होती है वो आपको ब्रेक इवन से ऊपर कई दफ़ा ऊपर आप अर्निंग कर रहे होते हो। मतलब इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर आपने करना हो तो। अच्छा जी, बैक टू आवर टेलीफोन एक्सपेंस। तो आपको फिर पता नहीं लगेगा कि आपने कौन से डिपार्टमेंट का कितना है, टाइम लगेगा काफ़ी उसको आपको करने में। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, मैं कुछ ऐसा हो कि हर डिपार्टमेंट का मैंने अलग से लेजर बनाया हो टेलीफोन का। तो जब मेरे पास बिल आए ना, तो मैं अब मुझे पता होता है, अब आपने इंक्वायर करना है या आपको पता होना चाहिए कि ये किस डिपार्टमेंट से या किस ब्रांच का बिल है। तो मैं इसी ब्रांच के बिल को ऐड करूँगा, उसमें साथ में मेंशन कर दूंगा ये टेलीफोन इस एरिया की ब्रांच, ये वाला डिपार्टमेंट। तो एट द एंड ऐसे मैं अगर उसको सेग्रीगेट करके उसकी पोस्टिंग करता जाऊँगा तो फिर मेरे पास मुख्तलिफ जब मैं एट द एंड ऑफ द ईयर रिपोर्टिंग बनाऊँगा उसकी, तो मैं फिर उसको फ़िल्टर करके अपना टेलीफोन एक्सपेंस की रिपोर्टिंग निकाल सकते हो। तो यहाँ से आपको तो ये वाला ये कैसे होगा कि आपने सेपरेट डिपार्टमेंट बना के सेपरेटली टेलीफोन के लेजर। तो ये हम देखते हैं सेगमेंटेशंस के ज़रिए होगा, ठीक है जी। ये जैसे ये देखो ना, टेलीफोन एक्सपेंस है, हेड ऑफिस है, कंट्री है, आगे से उसका डिपार्टमेंट है। तो हम एक टेलीफोन एक्सपेंस बनाएंगे हेड ऑफिस के लिए, बाकी ये चीज़ें सेम है। अगर आप ब्रांचेस वाइज आपका सिस्टम है, दूसरा मैं टेलीफोन एक्सपेंस बनाऊंगा, ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगे, हेड ऑफिस की जगह मैं कोई ब्रांच का नंबर दे दूंगा, तो वो अब इसके नीचे शो होना शुरू हो जाएंगे मुख्तलिफ, ठीक है जी। तो ये होते हैं आपके सेगमेंट्स के। आप अपना स्प्लिट डाउन करना चाह रहे हो कि मैनेजमेंट अकाउंट्स के लिए आपका फाइनेंशियल अकाउंट्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि फाइनेंशियल में आपकी एक टोटल फिगर जा रही होती है टेलीफोन एक्सपेंस की, बस उसकी आपकी सपोर्टिंग होनी चाहिए कि इतनी फिगर है, इतनी की आप सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन ये होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए, मैनेजमेंट अकाउंट्स करने के लिए, इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए, कि आप देखना चाह रहे होते कि यार डिसीजन मेकिंग के लिए कि कौन सा डिपार्टमेंट पे कितना खर्चा हो रहा है हमें। अच्छा, इसका अल्टरनेटिव भी है, फ्यूचर में हम अल्टरनेटिव करेंगे। पहले हम बनाना सीख लें इसको कि हम सेगमेंट्स बनाते कैसे हैं, फिर मैं आपको इसका बताऊंगा डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक जो है इसका क्या है, और फिर इसका मैं अल्टरनेटिव बताऊंगा कि अल्टरनेटिव जो इसका बेस्ट अल्टरनेटिव है वो क्या चल रहा है। तो ये ना बनाने से पहले ही हम इसको कहें कि ये इसके डिसएडवांटेज हैं, तो पहले बना लें, सीख लें, क्योंकि किसी कंपनीज के वो डिपेंड करता है ना उसका कि किस लेवल पे उसका बिजनेस है। अगर छोटा बिजनेस है तो सेगमेंटेशंस पे ही उसका काम चल सकता है। तो सेगमेंट्स के लिए हमें जाना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम इनिशियलाइजेशन, और यहाँ से अगर मैं जाऊँ, नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन, सेटअप्स, फाइनेंशियल्स, और यहाँ से, ठीक है जी, अकाउंट सेगमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेटअप और अकाउंट सेगमेंटेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, नेचुरल अकाउंट, डिवीजन, रीजन और डिपार्टमेंट आपके शो हो रहे हैं। तो आप इसको ओके करोगे तो वो सॉरी ऑलरेडी विंडो ओपन थी। अकाउंट सेगमेंटेशन, इसको मैक्सिमाइज करोगे तो यहाँ पे आपके नेचुरल, अब मैं इसके अंदर ड्रिल डाउन करता हूँ तो हेड जो HO शो हो रहा था ना, हेड ऑफिस कि डिवीजन के अंदर एक ही चीज़ है। अब जैसे अगर मैं बनाना चाहूँ, अगर मैं आपको बताऊँ इधर से चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके कि फाइनेंशियल्स और चार्ट ऑफ अकाउंट्स, तो यही शो हो रहे थे ना हमारे पास, डिवीजन, रीजन और डिपार्टमेंट। अब मैं कहूँ कि इसमें मेरा बिजनेस तो है ब्रांच वाइज, तो यहाँ पे तो ब्रांचेस शो नहीं हो रही, तो मैं कहूँ कि यहाँ पे एक और आ जाए सेगमेंट्स जो हो ब्रांच के नाम से, तो वो देख लेते हैं जी कैसे बनाते हैं हम। तो ये मैं वापस अब
एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊंगा, सेटअप्स में जाऊंगा, फाइनेंशियल्स और अकाउंट सेगमेंटेशंस में जाऊंगा। तो यहाँ इसके नीचे मैं आके बना सकता हूँ डिवीजन रीजन। तो मैं करना क्या है, रो नंबर पे आपने क्लिक करना है, राइट क्लिक और ऐड रो कर देना है। तो यहाँ पे मैं इसको करूँगा रीजन, ये कर दिया। अब साइज से रिलेटेड वो जो आता ना 01 होगा तो 2, 001 मतलब 3, और इसके देखे ना 8 थे, वो हमने देखा 210 000 करके कुछ। तो इसी तरह अगर मैं 3 दूंगा तो इसका मुझे कोड लिखना पड़ेगा 001, अगर 2 लिखूंगा तो ये। तो चलो मैं 3 से ही खुश हूँ, मैं इसको कर देता हूँ अपडेट। अब वो पूछ रहा है अगर इसको अपडेट करोगे तो ऑल एग्जिस्टिंग अकाउंट कोड विल बी अपडेटेड, द फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द न्यू सेगमेंट कोड विल बी यूज, द ऑपरेशन इज इररिवोकेबल, डू यू वांट टू कंटिन्यू। जी बिल्कुल, वो कहेगा कि आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जितने भी ऑलरेडी शो हो रहे हैं अकाउंट्स वो इस सेगमेंट्स के लिए अपडेट हो जाएंगे, उनके साथ ये भी आना शुरू हो जाएगा अगर आप बनाओगे। यूज़ करना ना करना अलग बात है, लेकिन अभी से वो सब के लिए एनेबल हो जाएगा। तो मैंने कहा जी बिल्कुल यस कर दो इसको। तो अब ये हो गया। अच्छा, अब ये काम करना क्या, आपने बना के रीजन ये आपका बन जाएगा। उसके बाद आपने अब देखना रीजन के अंदर भी तो हमें कुछ चाहिए चीज़ें, कि हमने इसका रीजन के अंदर अब सिर्फ रीजन तो नहीं है, अब मेरे पास हमने रीजन बना दी, हमने गलत किया है, हमें बनानी चाहिए थी ब्रांच। ऐसे ही है ना, रीजन तो पहले ही बना हुआ है। इसको कैंसिल करें, अकाउंट सेगमेंटेशंस में आए और ये रीजन बना हुआ है। आपने जस्ट क्या करना है, इसको क्या बनानी है, हमने ब्रांच बनानी है। ब्रांच ये 3 है, इसको अपडेट कर दोगे तो वो कहेगा यस। तो मैंने कहा जी बिल्कुल यस। इसके बाद आपने करना है इसकी रो पे डबल क्लिक, ताकि हमें ब्रांच के अंदर जो हमने वर्किंग करनी है ना वो उसको बना दें, कि हमारी वर्किंग क्या है। उसमें हम क्या करेंगे, ब्रांचेज अपनी मुख्तलिफ पाकिस्तान की अगर मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं तो मैं कहता हूँ जी कोड, अब मैंने इसको 3 दिया था, 2 दिया था, लेट मी चेक, 3 है, तो मैं कहूँगा 001। तो अब इसकी नेम मैं कहूँगा कि जी लेट से कि कराची की ब्रांच है कोई, तो ठीक है जी, इसको हमने ये बना दिया। इसके साथ मैं अपडेट कर देता हूँ और फिर मैं कहता हूँ 002, होने 3 ही चाहिए लेकिन 002। इसके लिए मैं कहता हूँ कि जी लाहौर लाहौर की ब्रांच बनाई है, तो LHR, तो ये हमने लाहौर की ब्रांच बना के अपडेट कर दिया। इसको कर दो ओके और यहाँ से कर दो अपडेट, तो यस कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा। तो ये आपने अपना सेगमेंट्स डिफाइन कर दिया। तो अब मैं अगर फाइनेंशियल्स और चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाऊँ तो ये तो था मेरा नेचुरल अकाउंट, ये है मेरा डिवीज़न, इसको बोलते हैं रीजन, इसको बोलते हैं डिपार्टमेंट और इसको क्या बोलते हैं ब्रांच, जो कि पहले आ नहीं रही थी, मैंने ब्रांच अपने पास से बना ली। तो इस तरह से हम अपने सेगमेंट्स बनाते हैं। अब इसको जो फ्यूचर में हम यूज़ करेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकली इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि हमने कैसे। अभी तो हम सिर्फ इनिशियलाइजेशन के फेज़ में है ना, बेसिक इनिशियलाइजेशन पढ़ रहे हैं, चीज़ों को बनाना सीख रहे हैं, यूज़ हम लेटर ऑन इसको करना सीखेंगे। अच्छा, अब जो मैंने आपको बात बताई थी कि इसका एक ड्रॉबैक है और इसका एक अल्टरनेटिव है। ड्रॉबैक इस तरह से है कि आपको जैसे रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो सेल्स रेवेन्यू है, तो आपको अगर आपकी 10 ब्रांचेज हैं तो यहाँ पे फिर एक एक करके, जैसे अब मैं सेल्स रेवेन्यू ये तो बना हुआ है, इसके नीचे मुझे बनाना पड़ेगा सेल्स रेवेन्यू कराची, सेल्स रेवेन्यू लाहौर, सेल्स रेवेन्यू रावलपिंडी। तो अगर आपकी 50 ब्रांचें तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स तो आपका एक्सप्लोड कर जाएगा, ठीक है जी, तो वो तो इतना लेंथी हो जाएगा। एक बात हमने माइंड में रखनी है कि जितना ज़्यादा कम्प्लेक्स आपका चार्ट ऑफ अकाउंट होगा इतनी ही कंपनी की कम्प्लेक्स रिपोर्टिंग होगी। तो हमने कोशिश करनी है अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को एज सिंपल एज पॉसिबल रखना है, ठीक है जी। तो उसके लिए आप देखो ये तो हमारी जो फिर वो नीड्स है उसको सर्व नहीं कर रहा कि हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स उसमें एक्सप्लोजन हो जाएगा। इसी तरह एक्सपेंस की बात करता हूँ तो एक्सपेंस आपके डिपार्टमेंट, आप कहते हो कि यार मैं इंटरटेनमेंट एक्सपेंस जो उनको रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ ये मैं डिपार्टमेंट वाइज ट्रैक करूँ, तो आपके अगर 20 डिपार्टमेंट हैं
तो हर डिपार्टमेंट का अलग से एक लेजर बनेगा। तो वो करते करते ये तो 20 सिर्फ एक्सपेंस के लेजर बनेंगे, अदरवाइज आपका एक्सपेंस का एक लेजर बनेगा रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस का। तो ये इसका डी ड्रॉबैक है। तो छोटी कंपनीज जो होती हैं एसएमईज वगैरह, ये जिनके छोटे ऑपरेशन होते हैं, वो सेगमेंट्स को इस तरह यूज़ कर, जिसकी 2 ब्रांचेज हों, जिसके 2-3 डिपार्टमेंट्स हों, तो वो इसको अच्छी तरह से यूज़ करते हैं। लेकिन अगर 50 वाला काम आ जाए, 50 ब्रांचों वाला, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो उसका अब अल्टरनेटिव क्या है? उसका अल्टरनेटिव है जी कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब जब हम कॉस्ट काउंटिंग एंड बजटिंग पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल हम सीखेंगे कि कॉस्ट सेंटर बनाना कैसे है, फिर उसको यूज़ करना है कैसे। लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ ये आपको बताता चलूँ कि कॉस्ट सेंटर काम ऐसे करता है कि हम क्या करेंगे, रेवेन्यू का यही रहेगा आपका लेजर एक ही। इसके साथ जब हम इस लेजर को यूज़ कर रहे होंगे ना, उसके साथ एक आगे टर्म्स यूज़ होती है डिस्ट्रीब्यूशन रूल। तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन रूल को क्लब कर दूंगा सेल्स रेवेन्यू के लेजर के साथ। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन रूल होगा ना, वो मैं मुख्तलिफ बना सकता हूँ। तो अब जब मैंने सेल्स रेवेन्यू डालना है रावलपिंडी में उसका इम्पैक्ट, तो मैं उसके साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन रूल लगा होगा रावलपिंडी वाला, वो उसके साथ अटैच कर दूंगा। तो लेजर एक ही रहेगा, आगे डिस्ट्रीब्यूशन रूल पिक करके वो इसकी इम्पैक्ट डाल देगा अकॉर्डिंगली। तो ये हमारे पास कॉस्ट सेंटर का एक कॉन्सेप्ट होता है और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंडर आता है। तो जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो हम इसको फिर डिटेल में पढ़ेंगे, ये बनाते कैसे हैं प्रोजेक्ट, उसका भी हमें प्रोजेक्ट बने हुए हैं, जैसे ये मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखाया। इसी तरह सब जितने भी टॉपिक्स हैं सबके हमारे पास प्रोजेक्ट बने हुए हैं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जी सेटअप था तीसरा। जल्दी से हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने करेंसी बनाना सीखी, फिर उसको सेट करना सीखा, फिर हमने कस्टमाइजेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स देखे, तीसरा हमने सेगमेंटेशंस ऑफ अकाउंट देखे। ठीक है जी। अब जैसे मैंने बात बताई थी कि सेगमेंट्स के दौरान ही कि हम एक चीज़ अब सीखने जा रहे हैं जिसको मैं बोलता हूँ GL अकाउंट डिटर्मिनेशन। अच्छा देखिए जी, जो SAP है ना, वो एक बिल्कुल आर्टिफिशियल माइंड है। जो इसको आप बोलो कि यार हम मॉड्यूल के थ्रू एंट्रीज करते हैं और इसके बैक एंड पे जो डबल एंट्री हैं वो खुद ब खुद क्रिएट होते हैं, जो हम ऑटोमेटिकली जिसको बोलते हैं कि ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं डबल एंट्री। तो जी ऐसी कोई बात नहीं है, जब तक आप SAP को डिटरमिन करके नहीं देते ना कि किस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट कौन कौन से अकाउंट हिट हों जब वो क्रिएट हो, वो ऑटोमेटिकली नहीं कर सकता। वो आपको एरर देता है कि GL अकाउंट इज़ मिसिंग, मुझे तो पता ही नहीं, आपने बताओगे तो मैं करूँगा। तो जहाँ से मतलब आप जो इसका इम्पैक्ट है ना हर डॉक्यूमेंट का, मसलन सेल इनवाइस बनाओ, इसमें जो इम्पैक्ट जाना चाहिए, मैं कहता हूँ कि मेरा जो डबल एंट्री कॉन्सेप्ट होता है हर ट्रांजैक्शंस की, जो डुअल एस्पेक्ट होता है कि एक चीज़ डेबिट होती है एक क्रेडिट होती है, तो सेल्स में मेरी सेल्स क्रेडिट हो और रिसीवेबल डेबिट हो जाए, क्योंकि मेरा रिसीवेबल फ्यूचर में मुझे आना है, तो एसेट है तो एसेट डेबिट होता है मेरा। फिर हमारा जो सेल्स हैं वो रेवेन्यू है आपकी क्रेडिट होती है। तो मैं चाहूँगी जी सेल्स रेवेन्यू फॉरेन की जगह डोमेस्टिक लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप करोगे तो उसमें रेवेन्यू आता है। अब आपने इसके इम्पैक्ट को चेंज करना है कि डेबिट ये ना हो, इसकी जगह ये वाला अकाउंट हो। तो ये जो हम चेंजेस कर रहे हैं ना, ये डिटरमिन करके देते हैं, इसी को बोलते हैं GL अकाउंट डिटर्मिनेशंस। हमने खुद से डिफाइन करना होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, इसके बैक एंड पे जो अकाउंटिंग इम्पैक्ट जा रहा होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्पैक्ट जा रहा होता है, ये जो वाले लेजर्स हिट हो रही होते हैं उस ट्रांजैक्शन से, वो कौन से लेजर है उसको आप चेंज भी कर सकते हो। तो उसके लिए हमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसने मैं कहता हूँ SAP से ही सीखना है, वो इस पे काम करे GL अकाउंट डिटर्मिनेशन। चाहे वो डेवलपर या इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करता है इसको, तो उसमें भी हमारा देखो ना, जब इम्प्लीमेंट होता है तो पहला काम ही ये होता है चार्ट ऑफ अकाउंट डिज़ाइन होते हैं, उसके बाद फिर GL अकाउंट डिटर्मिनेशन की जाती है। तो GL अकाउंट डिटर्मिनेशन लगाने का क्या तरीका है? एडमिनिस्ट्रेशन, सेटअप्स, फाइनेंशियल्स और GL अकाउंट डिटर्मिनेशन। तो यहाँ से आपका GL अकाउंट डिटर्मिनेशन आ जाएगा। यहाँ से हम अच्छा शॉर्टकट सीखते हैं कि एक अगर बंदा है उसको एक दिन में को 25 दफ़ा GL अकाउंट डिटर्मिनेशन के ऑप्शन पे जाना पड़ता है, उसका नेचर ऐसा है। एक बंदा है जो जर्नल एंट्री बनाता है हर वक्त, तो उसको पता है हर दफ़ा मैं जाके फाइनेंशियल्स में जाके जर्नल एंट्री सेलेक्ट करता हूँ, तो अब बार बार वो इतने लंबे पाथ को फॉलो नहीं करना चाहता, तो उसके लिए आपको SAP ऑप्शन देता है
कि आप शॉर्टकट बना लो। शॉर्टकट कैसे बनेगा? अब मैं जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन के लिए शॉर्टकट, अदरवाइज का ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेशन, सेटअप, फाइनेंशियल्स और जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन। तो यहाँ से आके आप अपना डिटर्मिन करा सकते हो कोई भी जो भी अकाउंट बने होंगे आपके, ठीक है जी। जैसे ये बने हुए कुछ जनरल में अगर मैं आऊँ तो ये लगे होंगे, ठीक है जी। तो ये आपने डिटर्मिन करा सकते हो। तो लेकिन मैं अभी के लिए ये शॉर्टकट क्रिएट करना चाह रहा हूँ कि मुझे इतना पाथ फॉलो ना करना पड़े। तो टूल्स में जाऊँगा, माई शॉर्टकट में आऊँगा और यहाँ से कस्टमाइज़ में आऊँगा। अच्छा, इधर आके मैं सिलेक्ट करूँगा अपना जो भी जिस मैं ऑप्शन का शॉर्टकट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने अब देखो जी जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन किधर है, ये है जी जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन। इसको मैं करूँगा एलोकेट, तो ये F2 जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन एलोकेट हो गया। ओके कर दो। कीज़ आप कोई और भी सिलेक्ट कर सकते हो, F2 का ड्रॉप डाउन करके F5 करो या F2। तो अब मैं F2 प्रेस करूँगा तो डायरेक्ट चाहिए तो इसको ये है कि मुझे जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन में लेके जा रहा है। तो F2, तो ये डायरेक्टली मुझे जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन में आ रहा है। तो इस तरह आप अपनी सेटिंग्स भी इनिशियली कर सकते हैं। अब ये देखो जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन, जस्ट हम आए हैं यहाँ पे देखने के लिए कि जीएल अकाउंट डिटर्मिनेशन में होता क्या है। जैसे कि आपका रेवेन्यू अकाउंट है, तो ये इसके अगेंस्ट कौन सा चार्ट ऑफ अकाउंट्स का लेजर लगा हुआ है? सेल्स रेवेन्यू डोमेस्टिक। तो अगर मैं यहाँ से सेल्स रेवेन्यू हटा के डोमेस्टिक, इसकी जगह सेल्स रेवेन्यू फॉरेन कर देता हूँ, तो अब जब मैं इनवॉइस क्रिएट करूँगा तो जो इम्पैक्ट जाएगा, जो वो अमाउंट जिधर जाके एक्यूमुलेट हो रही होगी वो सेल्स रेवेन्यू फॉरेन के अकाउंट में एक्यूमुलेट हो रही होगी। तो मतलब आप डिटर्मिनेशन का ऑप्शन यूज़ करके चीज़ों में चेंज कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी की मुताबिक आप डबल एंट्री या इम्पैक्ट जो है लेजर्स पे क्रिएट करवा सकते हो। अब हम डिटरमिन करना सीखेंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में ओपनिंग बैलेंसेस पुट करेंगे, तो उसमें हम सीखेंगे कि हम ओपनिंग बैलेंसेस कैसे पुट करते हैं। तो जब आपकी डिटर्मिनेशन भी हो जाती है तो अब आप तैयार होते हैं कि आप अपने ओपनिंग बैलेंसेस, जैसे अगर कंपनी पहले से काम कर रही है तो ओपनिंग बैलेंसेस को शिफ्ट कर दें अपने एसएपी पे। तो शिफ्ट करने का एक एसएपी में जो यूज़ होता है एड ऑन, जिसको बोलते हैं DTW, डाटा ट्रांसफ़र वर्क बेंच। तो इस एड ऑन को यूज़ करते हुए आप, क्योंकि एक डाटा तो होता नहीं है, आपको अच्छे खासे आपके लेजर्स बने होते हैं, अच्छी खासे इन्वेंट्री आइटम्स होते हैं, फिर बिजनेस पार्टनर्स की डिटेल्स होती हैं। तो सबको आपने अगर एसएपी पे लाना है तो उसके लिए आप DTW का इस्तेमाल करते हो, आपने चेंज करने के लिए अपना डाटा एसएपी पे लाने के लिए। मतलब फिफ्थ आपका सेटअप क्या है कि आपको डाटा माइग्रेट करते हो, जो लेगेसी डाटा होता है, लेगेसी डाटा को आप क्या करते हो, माइग्रेट करते हो। तो ये आपका 5वां सेटअप बन जाता है, तो जिसकी वजह से अब आपके फाइनेंशियल सेटअप्स कंप्लीट होता है, ठीक है जी। तो जब आप कंपनीज में काम करते हो जहाँ पे एसएपी इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे जिधर हमारे एसएपीज की आ रही होती हैं सॉफ्टवेयर यहाँ पे शो हो रहा होगा, इसी के साथ आपको DTW भी इंस्टॉल हुआ मिलता है। तो आप जस्ट उसको यूज़ करके आप अपना डाटा उसमें ट्रांसफ़र कर देते हो। यहाँ मैं आपको अब उसके बारे में बता सकता हूँ कि आप उसको कैसे यूज़ करते हो। कि आप अपने पास एक एक्सेल की फील्ड बनाते हो, शीट सारी, उसके अंदर जो फील्ड्स होते हैं वो सेम रखते हो जो आपने एसएपी में फील्ड्स रखती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हमारे पास अगर हम देखें तो डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हमारे पास ऑप्शन आ रहा होता है, सेटअप्स में आता है आई थिंक सो, नहीं, लेट मी चेक, एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम इनिशियलाइजेशन, डाटा इंपोर्ट्स पीछे तो नहीं जाएगा, ये पहले भी आ गया जी। डाटा एडमिनिस्ट्रेशन और डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यहाँ पे आपको आ रहा होता है ऑप्शन, तो इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल का ऑप्शन आता है। अब जो मैं कह रहा था ना फील्ड, वहाँ पे जो एक्सेल की फील्ड होनी है ए, तो वहाँ पे आपने क्या रखना है, पहला अगर मैं बिजनेस पार्टनर को उठा रहा हूँ, ये ऊपर बिजनेस पार्टनर सेलेक्ट है, तो उसका कोड, तो उसका कोड उधर भी जो एक्सेल की फील्ड होगी उसका पहली जो कॉलम होगा उसमें क्या आपने लिखना है, बिजनेस पार्टनर कोड, उसके नीचे फिर 01 02 करते जाओगे। इसी तरह दूसरा उसमें नेम आएगा, उसी में भी आपने, तो ये करके आपने यहाँ से उसको अपलोड करा दोगे, ठीक है जी। तो ये आपके ले आएगा। अच्छा, आप बोलो कि जी जब यहाँ से हो जाता है
तो DTW करने का क्या फ़ायदा, डाटा ट्रांसफ़र वर्क बेंच को यूज़ करने का आपको क्या फ़ायदा, जब यहाँ से ही आप अपना इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो ऑप्शन आप यूज़ करते हो ना, एडमन और डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर जाके आप एक्सेल से इंपोर्ट करते हो, उसके लिए ये होता है एग्जिस्टिंग डाटा जो आपने अपलोड, उसमें आपने कोई अपडेट करनी है चीज़, कि आपके पहले सिस्टम के जो बिजनेस पार्टनर बने हुए हैं उसमें कोडिंग आपने लगाई थी, लेकिन अब आपको याद आया कि आप कोडिंग लगा दो, तो ये अपडेशन के लिए यूज़ होता है, क्योंकि इसमें इतने वसी लेवल पे आप अपनी इंपोर्टिंग नहीं कर सकते। तो उसके लिए सेपरेट एक टूल है DTW। तो ये जो टूल है आपको पता होना चाहिए कि ये हम अपना डाटा इंपोर्ट जो करते हैं, ये हम करते हैं बेसिकली अपडेट करने के लिए। तो जी ये हमारे पास इनिशियल सेटिंग्स थी, और इसके बाद अब आपने करना क्या है, अब आपने ओपनिंग बैलेंसेस पुट कर देना है अपने कंपनीज के, ठीक है जी। तो अब आप एनेबल हुआ है इस वजह से कि आपने इनिशियल फाइनेंशियल सेटअप्स कर दिए हैं, जिसकी वजह से अब आप ओपनिंग बैलेंसेस पुट करो। ओपनिंग बैलेंसेस पुट करने के बाद आप ये वाले ओपनिंग बैलेंसेस पुट करो, और उसके बाद अपनी ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर दो। अच्छा, ये जो हमारी बेसिक इनिशियलाइजेशन की सेटिंग थी, ये आज हमारी वीडियो कंप्लीट होगी। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अब हमने ओपनिंग बैलेंसेस पुट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी। कैसे करते हैं सीख ली, अब करके देखेंगे कि एक एक अकाउंट को हम चेंज करेंगे। वो करने के बाद फिर एक इक्विटी एडजस्टमेंट अकाउंट होता है, ओपनिंग बैलेंस की GL अकाउंट डिटर्मिनेशन करनी पड़ेगी। दो काम कर लिए ना, एक तो कस्टमाइज कर दिए चार्ट ऑफ अकाउंट्स को, और दूसरा जब ओपनिंग बैलेंस का डिटर्मिनेशन कर लिया हमने, उसके बाद ओपनिंग बैलेंस हम पुट कर देंगे। तो तीन तरह के ओपनिंग बैलेंसेस हैं, एक तो आपके पास लेजर्स के आ रहे हैं, दूसरे आपके पास बिजनेस पार्टनर्स के आ रहे हैं, और आपके पास इन्वेंट्री के आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी ये इनिशियल सेटिंग्स करके ये जो हमारे ओपनिंग बैलेंसेस हैं ना इन्वेंट्री तक के, ये हम अपने कंप्लीट कर देंगे, ठीक है जी। तो अगली वीडियो में हम ये अपने ओपनिंग बैलेंसेस को देखेंगे।